जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जमीन का एक टुकड़ा भी ना हो, फिर भी पूरे 12 महीने एकदम ताजा और अत्यधिक पौष्टिक हरा चारा उगाना संभव हो जाए, बिना 1 इंच मिट्टी के? आज के समय में जहां कृषि योग्य जमीन लगातार सिकुड़ रही है और बदलते मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, पशुपालकों के लिए चारे का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। जमीन कम हो रही है, लेकिन पशुओं के लिए अच्छे चारे की जरूरत तो वही है ना? तो क्या इस बड़ी समस्या का कोई ऐसा अचूक समाधान है जो जमीन और मौसम दोनों की ही मोहताज ना हो? 8 से 10 किलो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी भारी मात्रा में ये चारा सिर्फ मुट्ठी भर बीजों से तैयार हो जाता है, और वो भी 10 दिनों से कम समय में। ना कोई बड़ा खेत, ना कोई मिट्टी। ये सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक और शानदार वैज्ञानिक तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक हरा चारा उगाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें अनाज का चुनाव, भिगोना, अंकुरण, ट्रे सेटअप, रैक स्ट्रक्चर और सिंचाई प्रणाली शामिल है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया जाएगा। सच मानिए, इस ढांचे के पीछे का विज्ञान और तकनीक बहुत ही कमाल की है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मिट्टी रहित हरा चारा। दूसरा, बीजों का चुनाव और अंकुरण। तीसरा, ट्रे और रैक सेटअप। चौथा, सिंचाई प्रणाली। और आखिर में 5वां हिस्सा, यानी पैदावार और कुछ बेहद जरूरी सावधानियां। तो शुरू करें। आते हैं नंबर 1 पर, मिट्टी रहित हरा चारा, यानी जमीन की कमी पर हमेशा के लिए काबू पाना। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का सीधा सा मतलब है सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके हरा चारा उगाना। इसमें मिट्टी की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब समझते हैं? बड़े बड़े खेतों की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही। इस तकनीक से जो हरा चारा उगता है ना, वो बस साल भर मिलता ही नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन यानी पोषण के मामले में भी ये बहुत सघन और असरदार होता है। गायों और अन्य पशुओं के लिए ये एक तरह का सुपर फूड है, एकदम परफेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे अहम कदम की तरफ, बीजों का चुनाव और उनका अंकुरण। सच कहूं तो पूरा का पूरा खेल इसी शुरुआती कदम पर टिका हुआ है। बीज सही नहीं है तो समझ लीजिए आगे की सारी मेहनत पानी में गई। बीज एकदम साफ होना चाहिए, बिना किसी दाग धब्बे वाला। और हाँ, उसका जर्मिनेशन पॉइंट यानी जहां से वो अंकुरित होता है, वो सिरा बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। कोई भी कटा फटा दाना इस सिस्टम में काम नहीं करेगा। अब इस डेटा को देखिए। एक स्टैंडर्ड 1.5 बाई 2 फीट की ट्रे के लिए हर अनाज की मात्रा एकदम नापी तौली होती है। मक्का ले रहे हैं तो 1800 ग्राम, मूंग, चना और गेहूं हैं तो 1.5 किलो, जबकि मेथी के लिए सिर्फ 800 ग्राम। हर बीज का अपना एक साइज होता है ना, तो ये मात्रा इस तरह सेट की गई है कि ट्रे में बीज एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें और उन्हें फूलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब सवाल आता है कि इस अनाज को तैयार कैसे करना है। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। सबसे पहले सूखे अनाज को पानी की बाल्टी में अच्छे से धोकर साफ करना होता है। फिर उसे उसी बाल्टी में कुछ समय के लिए भिगोया जाता है। उसके बाद बीजों को पानी से निकालकर बंद बोरियों में रख दिया जाता है। बंद बोरी क्यों? ताकि अंदर एक गर्माहट पैदा हो और बीज तेजी से अंकुरित हो सकें। जैसे ही बीजों में छोटे छोटे स्प्राउट्स आ जाते हैं, उन्हें निकालकर ट्रे में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। वैसे मक्के को स्प्राउट होने में बाकी अनाजों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन घबराइए मत, ट्रे में जाने के बाद अगले दिन वो भी अंकुरित हो जाता है। मौसम के हिसाब से टाइमिंग में क्या बदलाव आता है, जरा इसे भी समझ लीजिए। गर्मियों में जब तापमान ज्यादा होता है तो बाल्टी में भिगोने और बोरी में रखने का काम सिर्फ 12-12 घंटे का होता है। लेकिन सर्दियों में ये समय सीधा दोगुना हो जाता है, यानी 24-24 घंटे। ये दिखाता है कि ये सिस्टम प्राकृतिक बदलावों के प्रति कितना अनुकूलनशील यानी अडेप्टेबल है। चलिए, अब आते हैं नंबर 3 पर, ट्रे और रैक का सेटअप। ये बीज रखे कहाँ जाएंगे? लोहे के पाइप का ये जो ढांचा होता है ना, इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 7 फीट रखी जाती है, जिसमें 6 वर्टिकल रैक यानी 6 खाने बने होते हैं। एक ट्रे से उसके ठीक ऊपर वाली ट्रे के बीच 1 से 1.25 फीट का गैप छोड़ना जरूरी है, ताकि चारे को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले। और सबसे जरूरी चीज, जमीन से सबसे नीचे वाली ट्रे के बीच 4 से 5 इंच का ग्राउंड क्लियरेंस छोड़ना बिल्कुल मस्ट है। ये खाली जगह फर्श पर गिरे पानी की आसानी से सफाई के लिए छोड़ी जाती है। 48 ट्रे। जरा इमेजिन कीजिए, 6 बाय 4 फीट के एक छोटे से वर्टिकल यूनिट में ठीक 48 ट्रे सेट हो जाते हैं।
ये दिखाता है कि कम से कम जगह का कितना बेहतरीन और अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां खेतों में एकड़ के हिसाब से जमीन चाहिए होती है, वहीं यहां कुछ ही फीट की जगह में एक पूरा का पूरा चारागाह खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होता है। फर्श पर टाइल लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर फर्श कच्चा या खुरदुरा होगा तो ट्रे से टपकने वाले पानी की वजह से वहां काई और खतरनाक फंगस पनपने लगेगी, और ये काई धीरे धीरे ऊपर ट्रे तक पहुंचकर पूरे चारे को बर्बाद कर सकती है। तो साफ सफाई बनाए रखने के लिए टाइल वाला फर्श एक बेसिक जरूरत है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सिंचाई प्रणाली और रखरखाव। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि सिंचाई कैसे और कितनी होती है। हर ट्रे के ऊपर टाइमर से कंट्रोल होने वाले ऑटोमेटिक फॉगर्स लगे होते हैं, जो पानी को एक बारीक धुंध के रूप में छिड़कते हैं। गर्मियों में जब नमी की ज्यादा जरूरत होती है तो ये फॉगर्स हर 1.5 घंटे में 40 से 45 सेकंड के लिए चलते हैं। वहीं सर्दियों में इसे हर 2 घंटे में सिर्फ 30 सेकंड के लिए सेट किया जाता है। ये मौसम के अनुसार नमी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। सिंचाई के लिए पानी कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है। यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है, सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पानी नमकीन या खारा है तो वो ड्रिप लाइंस और फोगस को हमेशा के लिए चोक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और इतना ही नहीं, खारे पानी से चारे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है और उसका पोषण भी खत्म हो जाता है। इस पूरे सेटअप को बाहरी मौसम से बचाना भी उतना ही जरूरी है। बारिश के मौसम में, खासकर जुलाई से अक्टूबर के बीच, भारी बारिश से बचाने के लिए छत पर फाइबर की शीट लगाना मस्ट है। अगर बारिश का पानी सीधा ट्रे में गिरेगा तो बीज तुरंत सड़ जाएंगे। वहीं किनारों पर सिर्फ ग्रीन शेड नेट लगाया जाता है, जो हवा को आर पार जाने देता है और अंदर आने वाली रोशनी को भी कंट्रोल करता है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, पैदावार और कुछ जरूरी सावधानियां। 40 छेद। जी हां, हर एक ट्रे में पानी की निकासी के लिए कम से कम 40 छेद होने ही चाहिए। आमतौर पर ये हर लाइन में 5 के हिसाब से बड़े करीने से बने होते हैं। अगर गलती से भी ट्रे में पानी रुक गया, यानी वाटर लॉगिंग हो गई, तो बीज तुरंत खराब हो जाएंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि फॉगर से जितना भी पानी गिरे, अतिरिक्त पानी तुरंत इन छेदों से बाहर निकल जाए। और यहीं से आता है हमारा मशहूर 0-0 रूल। इसका मतलब है कि हर एक ट्रे बिल्कुल समतल, यानी एकदम परफेक्ट लेवल में रखी होनी चाहिए। अगर ट्रे थोड़ी भी टेढ़ी होगी तो क्या होगा? एक तरफ पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे बीज सड़कर फंगस का शिकार हो जाएंगे, और दूसरी तरफ पानी पहुंचेगा ही नहीं, जिससे बीज सूखे रह जाएंगे। फंगस इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम का सबसे बड़ा खतरा है, और ट्रे का सही लेवल इसे रोकने का सबसे पहला उपाय है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग यानी कटाई की टाइमलाइन की। ट्रे में बीज रखने के ठीक 8वें दिन से चारा काटने लायक हो जाता है। 9वें दिन सबसे बेहतरीन और अधिकतम पैदावार मिलती है, जो 8 से 10 किलो तक होती है। लेकिन अगर चारे को 10 दिन से ज़्यादा छोड़ दिया जाए तो वो पीला पड़ने लगता है, उसमें हल्की फंगस आने लगती है और उसका पोषण भी कम होने लगता है। हाँ, अत्यधिक सर्दियों में जब तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है तो बीजों के जमने का खतरा रहता है, और ऐसे एक्सट्रीम मौसम में ये प्रक्रिया 15 से 20 दिन तक भी खिंच सकती है। इस पूरी मेहनत और तकनीक का जो रिजल्ट है, उसे बस इन शब्दों में समझा जा सकता है: 5 गुना रिटर्न। जरा सोचिए, ट्रे में डाला गया सिर्फ 1800 ग्राम मक्का महज 9 दिनों के अंदर 8 से 10 किलो घने, हरे और पोषण से भरपूर चारे में बदल जाता है। ये इस मिट्टी रहित प्रणाली की अविश्वसनीय दक्षता और शानदार एफिशिएंसी को साबित करता है। तो इतने कम संसाधनों में, इतनी छोटी सी जगह में और पूरे साल भर मिलने वाली इस बम्पर पैदावार को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है: क्या जमीन रहित या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ही हमारे टिकाऊ पशुपालन का भविष्य है? जिस तरह से जमीन कम हो रही है, ये तकनीक पारंपरिक खेती की सारी सीमाओं को तोड़ती नजर आ रही है। इस तकनीक के हर पहलू को समझने के बाद वास्तव में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे आसपास कृषि का भविष्य कितनी तेजी से बदल रहा है ना? कमाल की बात।